नमस्कार सारा अभ्यर्थी मित्रों एवं अन्य दर्शकगण ग्रोथ माउंट यूपीएससी के संधि सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ऐसे संशोधित संपादकीय विश्लेषण के आज के यानी कि 10 अगस्त 2021 के सत्र में मैं ध्रुव जानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे आपको मालूम है, इस श्रृंखला के तहत हम लोग प्रतिदिन जो अति महत्वपूर्ण संपादकीय लेख होते हैं, जो अलग अलग समाचार पत्रों में छपे होते हैं या महत्वपूर्ण मीडिया रिपोर्ट्स होते हैं, जो अपने आप में परीक्षा संबंधी भी महत्वपूर्ण होते हैं, साथ ही में सामान्य समझ को भी बनाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी चर्चा यहाँ करते हैं। तो आज दो ऐसे ही मीडिया रिपोर्ट के बारे में चर्चा करनी है, क्योंकि आज के दिन अगर देखें तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई महत्वपूर्ण लेख, संपादकीय लेख किसी भी समाचार पत्र में नहीं छपा था, मगर उसकी जगह उसी कक्षा के यानी कि उसी महत्व के जो दो मीडिया रिपोर्ट है, जो कि हमें परीक्षा में भी हमें बहुत ही मददरूप साबित हो सकते हैं, साथ ही में अलग अलग समसामयिक विषयों के ऊपर हमारी समझ को भी जो है मजबूत बनाने में, समझ को भी बढ़ाने में हमें महत्वपूर्ण साबित होते हैं, उपयोगी साबित होते हैं। ऐसे दो बिंदु के ऊपर हमें देखना है। जैसे आपको मालूम है कि बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनएससी की एक हाई लेवल डिबेट में जो है अपना एक एड्रेस दिया था, अपना संबोधन दिया था पूरे विश्व को। तो वो संबोधन को देखेंगे, संबोधन की जो झांकियाँ है, जो हाईलाइट्स है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको देखेंगे, और साथ ही में यहाँ से जो कोई तत्व जो कि हमें परीक्षा संबंधी उपयोगी हो, तो उन तत्वों को भी यहाँ हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। दूसरे बिंदु की बात करें तो आईपीसीसी रिपोर्ट यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन है, जो आज एक वास्तविकता है और आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ी चुनौती है पूरे मानवता के लिए। यहाँ कोई एक देश, कोई एक खंड, कोई प्रदेश की बात नहीं, मगर पूरे मानवता के लिए जो बहुत ही जो चुनौतीपूर्ण है, ऐसे रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। यहाँ से रिपोर्ट के तथ्यों को, साथ ही में भारत की क्या परिस्थिति है, भारत के लिए भावी समय क्या होने वाला है, इत्यादि चीज़ों की चर्चा करेंगे। एक के बाद एक मुद्दा देखेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। ओवरऑल आज की चर्चा में दो बिंदु देखने हैं। दोनों ही बिंदु हम लोग एजेंडा के तहत देखेंगे। यहाँ इस बिंदु को समझने के लिए हम दो महत्वपूर्ण बिंदुओं का उपयोग करेंगे, जिनमें सबसे प्रथम झांकियाँ यानी कि हाईलाइट्स ऑफ पीएम्स एड्रेस देखेंगे, और साथ ही में जो सागर इनिशिएटिव है, जो कि भारत ने अपने आप में अपनी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसे सुदृढ़ बनाने के लिए, उसे सुनिश्चित बनाने के लिए चालू किया था, उसके बारे में भी देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आपको कवर मालूम है, यूएनएससी जो कि अपने आप में यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है, और आज के दिन की बात करें तो वर्तमान ये सबसे शक्तिशाली संगठन है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन तकरीबन 200 देश इसमें सहभागी है, 200 देश इसके सभ्य देश है, और उसमें से भी जो 5 बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्य देश है, उससे बनता है यूएनएससी। ठीक है, तो अब भारत जो है वो यूएनएससी की इस ओपन डिबेट के लिए भारत ने दावेदारी जताई थी कि भाई हम इसको जो है कन्वीन करना चाहेंगे, और ये दावेदारी भारत को मिली, और नरेंद्र मोदी ने इस पूरी ओपन डिबेट का जो है एक अध्यक्ष जो है बनकर उसका संबोधन किया, और हमें कई सारी बातों को जो है बताने का प्रयास किया। देखेंगे अगर एग्जाम रिलेवेंसी की बात करें इस पर्टिकुलर टॉपिक की, तो एग्जाम रिलेवेंसी में जीएस पेपर 2 और 3 दोनों के साथ ये मुद्दा जुड़ा हुआ है। जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विथ इंडियाज इंटरेस्ट, ठीक है। तो एक मुद्दा ये रहेगा जिसमें हम लोग यूएनएससी की यह ओपन डिबेट के बारे में बात करने वाले हैं, एंड दूसरा बिंदु रहेगा सुरक्षा संबंधी, यानी कि जीएस पेपर 3 में सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी में भी यहाँ जो साफ साफ लिखा गया है मैरीटाइम सिक्योरिटी, यानी कि जो समुद्र सुरक्षा है वो भारत के लिए बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि अपने आप में भारत का जो समुद्र तट है वो भी लंबा है, बहुत ही एक्सटेंसिव तट हमें प्राप्त मिला है नेचर से, मगर इसे सुरक्षित बनाए रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। तो यहाँ इन मुद्दों पर यहाँ आज हमें चर्चा करनी है। तो देखेंगे इनके क्या हाईलाइट्स है, पीएम मोदी ने क्या क्या बातें की, साथ ही में सागर इनिशिएटिव को भी कुछ स्मार्ट आर्ट्स की मदद से देखने का प्रयास करेंगे। शुरू करेंगे हाईलाइट्स ऑफ पीएम्स एड्रेस एट यूएनएससी से। ही स्ट्रेस्ड ऑन एनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी। यस, जो दबाव बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो दबाव मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए बताया कि भाई ये चीज़ जो है वो हमें हासिल कर लेनी चाहिए, अन्यथा भारत की जो सुरक्षा है या सीमा सुरक्षा है वो खतरे में पड़ सकती है। तो सबसे प्रथम स्ट्रेस ऑन एनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये बात रही प्रथम बिंदु की। दूसरे बिंदु पर उन्होंने बताया कि जो सेटलमेंट होना चाहिए, जो डिस्प्यूट्स है आज अलग अलग देशों के साथ, अलग अलग जो है सभी देशों के बीच में जो आज डिस्प्यूट्स ऑलरेडी है,
दे आर ड्यू टू वेरियस ट्रेड इश्यूज और एनी अदर इश्यूज, तो इन डिस्प्यूट्स को बहुत ही शांतिपूर्ण रूप से जो है इनका हल करना चाहिए, इनका समाधान लाना चाहिए, और इसमें जो इंटरनेशनल लॉज है उसके तहत हमें चलना चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा आह्वान था, और उन्होंने बताया कि यही एक मात्र रास्ता है कि हम लोग पूरे विश्व में शांति की स्थापना कर सके और जो प्रॉस्पेरिटी है, जो समृद्धि है, उसे पूरे विश्व में ला सके। तो यही एक इसका उपाय है। यहाँ जो है भारत का एक उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि भारत ने कैसे बांग्लादेश के साथ, जो कि अपना पड़ोसी है, उनके साथ जो विवाद थे उनका शांतिपूर्ण रूप से समाधान किया। तो पूरे विश्व को यहाँ से एक प्रकार से जो है यह उदाहरण का इम्प्लीकेशन अपने अपने जो है मुद्दों पर, अपने अपने मसलों पर करना चाहिए, ऐसा नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया। तो पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद देखें तो ही ऑल्सो कॉल्ड फॉर जॉइंटली कॉम्बैटिंग मैरीटाइम थ्रेट्स एंड थ्रेट्स विच आर पोज्ड बाय नॉन स्टेट फैक्टर्स एंड नेचर एज वेल। यस, तो जो आज क्लाइमेट चेंज तो एक वास्तविकता है ही है, जो भूमंडलीय उष्मीकरण है वो भी आज वास्तविकता है। तो नेचर के द्वारा जो आने वाले भविष्य में, भावी समय में जो दुर्घटनाएं होने वाली है, जो एक प्रकार से संकट है, उसके सामने लड़ने के लिए वही जो नॉन स्टेट फैक्टर्स है, जो कि अपने आप में स्टेट से अलग भूमिका में रहते हैं, डिस्ट्रक्टिव विनाशक भूमिका में रहते हैं, तो उनके साथ भी निपटने के लिए, उनके द्वारा जो संकटों का निर्माण होता है उनसे भी निपटने के लिए सारी कम्युनिटी को, सारी कोस्टल कम्युनिटी को एक साथ होकर, एकजुट होकर लड़ना चाहिए। तब जाके हम लोग, चाहे वो नेचर के द्वारा क्लाइमेट चेंज का खतरा हो या किसी नॉन स्टेट एक्टर के द्वारा जो है टेररिज्म जैसा खतरा हो, इन दोनों के सामने हम लोग लड़ सकते हैं, इन दोनों को मात दे सकते हैं। तो यहाँ पीएम मोदी कॉल्ड फॉर जॉइंटली कॉम्बैटिंग। उसके बाद देखें तो मोदी चेयर्ड हाई लेवल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ओपन डिबेट। डिबेट थीम वाज एनहांसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, ए केस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ये प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जा सकता है कि जो बहुचर्चित यूनाइटेड नेशन की जो ओपन डिबेट थी, जो कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर आधारित थी और जिनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, एनहांसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, ए केस फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय सहकार का मामला। उसके बाद देखें तो मोदी पुट फॉरवर्ड 5 प्रिंसिपल्स फॉर इंक्लूसिव मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। यस, मोदी पुट फॉरवर्ड 5 principles, and these 5 principles are actually included under सागर इनिशिएटिव, अंडर सागर विजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ नरेंद्र मोदी ने ओवरऑल देखे तो सागर को ही प्रमोट किया, और सागर के तहत ही, सागर के द्वारा जो स्तंभों की स्थापना की गई है, जो पिलर्स की, जो प्रिंसिपल्स की, जो सिद्धांतों की, उनको ही यहाँ आगे रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहेंस करने का या उसे बढ़ाने का प्रयास किया या हमें बताया। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ सागर इनिशिएटिव। यस, तो आगे देखेंगे क्योंकि हमें सागर के बारे में भी समझना है, तो वहाँ से समझने का प्रयास करेंगे कि सागर अपने आप में यह विजन क्या है और इसके कौन से स्तंभ है या इनके कौन से सिद्धांत हैं। मगर मीनवाइल अगर यहाँ देखें तो अगर भारत का आप भौगोलिक स्थान देखें पूरे विश्व में, तो बट नेचुरल है कि भारत का जो इंटरेस्ट है वो इंडियन ओशन में सबसे ज़्यादा है। इट इज़ वेरी बट नेचुरल, क्योंकि अपने आप में 7500 किलोमीटर का जो समुद्र तट है जो भारत को मिला है, वो पूरा का पूरा इंडियन ओशन में है, इंडियन ओशन में। साथ ही में वर्ष 2020 में जो IOR का संगठन है, यानी कि इंडियन ओशन रिम, जो भारतीय समुद्र महासमुद्र के तट पर जो देश बसे हैं उनके द्वारा बनाया गया एक संगठन है, उसमें भी भारत को ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में नामांकित किया गया है। तो ये भी अपने आप में भारत के लिए बहुत ही बड़ा पल है। तो यहाँ भारत को सोचना है कि अपनी इस लंबी समुद्र जो एक स्ट्रीप है या एक कह लीजिए कोस्ट है, उसे कैसे सुरक्षित किया जाए, चाहे वो नॉन स्टेट फैक्टर्स हो जैसे टेररिज्म हो, या चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो, या चाहे नेचर इन्फ्लुएंस्ड कोई किसी भी किस्म का संकट हो या डिजास्टर हो। तो यहाँ सागर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे करके इंडियन ओशन कितना भारत के लिए महत्वपूर्ण है वो बताने का प्रयास किया। इंडियन ओशन भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हम लोग आगे कुछ बिंदु में देखेंगे। मैंने आपको हाईलाइट्स दिए कि सबसे एक्सटेंसिव हमें जो कोस्टल लाइन मिली है और वो सारी की सारी इंडियन ओशन में है। प्लस इंडियन ओशन रिम का भारत एक ऑब्जर्वर स्टेट भी बना है। तो अब देखना है कि अन्य कौन से पहलू से
चाहे वो व्यापारी पहलू हो, चाहे वो आप कह लीजिए कि सांस्कृतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो या किसी भी किस्म का हो। तो कैसे है इंडियन ओशन का जो पूरा रीजन है वो भारत के लिए अपने आप में महत्वपूर्ण है, देखेंगे। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन फॉर इंडिया। सबसे प्रथम यहाँ अगर देखें तो लॉन्ग मैरीटाइम बाउंड्री, जिसका जिक्र मैंने किया, तकरीबन कोस्ट लाइन ऑफ 7,500 किलोमीटर, प्लस इंडियन ओशन रीजन ट्रांसपोर्ट। अगर इंडियन ओशन रीजन की बात करें और वहाँ से जो परिवहन किया जाता है, अगर उस वॉल्यूम की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि 75% ऑफ वर्ल्ड्स मैरीटाइम ट्रेड, यस 75% ऑफ वर्ल्ड मैरीटाइम ट्रेड जो कि नॉन ऑयल है, यानी कि यहाँ क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात नहीं की गई, मगर अपार्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अपार्ट क्रूड ऑयल, यहाँ 75% जो व्यापार है वो इंडियन ओशन से होकर गुजरता है। ठीक है, यानी कि फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अगर जाना है तो वो इंडियन ओशन के तहत ही जाएगा। इतना बड़ा वॉल्यूम यहाँ जो है इंडियन ओशन के क्षेत्र से गुजरता है प्रति वर्ष। देन आफ्टर 50% ऑफ डेली ग्लोबल ऑयल कंजप्शन, 50%, अगर 100 बैरल पूरे विश्व में चाहिए तो 50 बैरल मात्र और मात्र इंडियन ओशन रीजन से ही एक से दूसरी जगह भेजे गए होंगे, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हुआ होगा फ्रॉम दिस रीजन ओनली, फ्रॉम दिस ओशन ओनली। तो यहाँ से हम लोग एक नाप निकाल सकते हैं, एक मूल्यांकन कर सकते हैं कि इंडियन ओशन रीजन पूरे विश्व व्यापार के लिए, पूरे विश्व के आर्थिक एक प्रोस्पेरिटी के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए कितना ज़रूरी है, जो हम लोग यहाँ देख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जो स्ट्रेटेजिक सीलेंस होते हैं, जो कि अपने आप में व्यापार के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, कम्युनिकेशन के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, उनको भी यहाँ सिक्योर करने का भारत का एक अपने आप में उद्देश्य है। भारत को 3 ऐसे स्ट्रेटेजिक सी लेंस के साथ जो है अपना जो पूरा मुद्दा है, भारत का भावी है, भारत का इंटरेस्ट है, वो जुड़ा हुआ है। 3 मुख्य है जो हम लोग देखेंगे, जिन्हें संक्षिप्त में SLOCS कहा जाता है, यानी कि सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे। देखिए सबसे प्रथम है रेड सी टू इंडियन ओशन थ्रू बब अल मंदब। यहाँ फोटोग्राफ भी है जो आपको दृश्यमान है, जिसका तहत हम देख सकते हैं कि देखिए यह रेड सी है, यहाँ बब अल मंदब है, जो कि एक अपने आप में बहुत ही नैरो स्ट्रिप है, और यहाँ से गल्फ ऑफ एडन में होकर इंडियन ओशन में आया जा सकता है। एनीवन कैन एंटर फ्रॉम रेड सी वाया बब अल मंदब टू गल्फ ऑफ एडन एंड फ्रॉम देयर टू इंडियन ओशन। तो ये अपने आप में भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? बिकॉज इट ट्रांसपोर्ट बल्क ऑफ एशियाज इंटरनेशनल ट्रेड विथ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स इन यूरोप एंड अमेरिका। एशियाज इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि दिस वे, यहाँ से जो चीज़ें जिनका उत्पादन होता है वो यहाँ भेजी जाती है, इनकी बाजार यहाँ है, वेस्ट में है, उत्पादन ईस्ट में होता है, बाजार वेस्ट में है, तो फिनिश्ड गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रूट, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक सी लैंड। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। दूसरा अगर देखें तो पर्शियन गल्फ टू इंडियन ओशन थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। पर्शियन गल्फ टू इंडियन ओशन फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि यहाँ हम लोग देखें तो ऑयल या एनर्जी कह लीजिए सप्लाईज है, और एनर्जी सप्लाईज आर क्रिटिकल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, एनी कंट्री, एनी स्टेट। ट्रांसपोर्ट बल्क ऑफ एनर्जी एक्सपोर्ट टू मेजर इंपोर्ट डेस्टिनेशंस लाइक इंडिया, आसियान, ईस्ट एशिया एक्सेट्रा। यस, क्योंकि मध्य एशिया में तेल का उत्पादन होता है, क्योंकि वो मिनरल रिच एरिया है, क्रूड ऑयल रिच एरिया है, वहाँ से पूरे विश्व में जो है जो तेल है वो निर्यात होता है, यानी कि भेजा जाता है, एक्सपोर्ट होता है। तो पर्शियन गल्फ से जो गल्फ में तेल उत्पादन हुआ वो पर्शियन गल्फ से यहाँ होके, यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ से होकर इंडियन ओशन में आ सकता है। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक भारत के लिए स्ट्रेटेजिक सी लेन है। इसको भी बहुत ही सिक्योर रखना होगा ताकि सप्लाई इंटरप्शंस ना हो और जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो भी बनी रहे। देन आफ्टर थर्ड स्ट्रेटेजिक सी लेन इज द कनेक्टिंग इंडिया एंड पैसिफिक ओशन थ्रू स्ट्रेट ऑफ मल्लाका। यस, कनेक्टिंग इंडिया एंड पैसिफिक ओशन, यानी कि भारत व प्रशांत महासागर को कनेक्ट करने वाला जो कि स्ट्रेट ऑफ मलाका से पसार होता है, ये भी एक अपने आप में स्ट्रेटेजिक सी लेन है जो भारत के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए कैसे यहाँ भारत स्थित है और ये पूरा प्रशांत क्षेत्र है, ये प्रशांत क्षेत्र है, यहाँ भारत है। देखिए यहाँ ये जो रास्ता है वो अपने आप में बहुत ही छोटा है, तो इसलिए टाइम रिसोर्सेज का
टाइम रिसोर्सेज की बचत होगी, उसका सेविंग होगा, प्लस जो लागत है, जो कॉस्ट है वो भी कम होगी, क्योंकि यहाँ मुसाफरी जो ट्रैवलिंग डेज है वो भी यहाँ से बहुत ही कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ से घूम के जाएंगे और यहाँ बीच में से जाएंगे, ठीक है, तो ये अपने आप में एक कंसिडरेबल चेंज ला सकता है। इंटीग्रल टू द स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड विथ आसियान, ईस्ट एशिया, रशिया, यूएस। यस, यहाँ से जो ट्रेड है वो बहुत ही स्मूथली फ्लो होता है और कनेक्टिविटी को भी बूस्ट मिलता है। तो तीन मुख्य रूप से ये महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक सीलेंस ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि भारत के लिए अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये आपकी मेंस में बहुत ही अच्छी तरीके से लिख सकते हो। साथ ही में प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तीन याद रखने हैं। सबसे प्रथम रेड सी टू इंडियन ओशन वाया बबल मंदद, देन आफ्टर पर्शियन गल्फ टू इंडियन ओशन, एंड देन आफ्टर इंडिया कनेक्टिंग इंडिया टू पैसिफिक ओशन वाया स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। ये तीन अपने आप में स्ट्रेटेजिक सीलन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये पूरी बात रही यहाँ इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन फॉर इंडिया की, और इसीलिए इंडियन ओशन भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब जब भारत के मेरीटाइम सिक्योरिटी की बात आएगी तो इंडियन ओशन की सिक्योरिटी सबसे पहली बात होगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन है वही अपने आप में पूरी की पूरी इंडियन ओशन के ऊपर है। प्लस इंडियन ओशन का भी नाम भारत के नाम से ही पड़ा है, तो यह बट नेचुरल है। यह देखते ही हमें पता चल जाएगा कि भारत के जो है फैक्टर में इंडियन ओशन कितना अच्छा रोल प्ले कर सकता है, कितना डिसिसिव रोल प्ले कर सकता है भारत के विकास में, भारत की वृद्धि में। तो यहाँ से ये बात रही इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन फॉर इंडिया की। अब हमें सागर विजन देखना है। ये एक अपने आप में भारत की सरकार के द्वारा शुरू किया गया बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जो ओशंस को, मेरीटाइम सिक्योरिटीज को, जो सी रूट के द्वारा जो होता ट्रेड है, यह सारी चीज़ों को अपने आप में देखता है और एक बहुत ही समृद्ध भारत के बारे में कल्पना करता है। देखेंगे सबसे प्रथम इंडिया स्ट्रेटेजिक विजन फॉर इंडियन ओशन। इट वॉज इनिशिएटेड इन द ईयर 2015, यानी कि 2015 में इसकी शुरुआत हो गई थी। एंड ये एक प्रकार का रणनीतिक जो है विजन है, कि यह एक प्रकार की रणनीतिक दृष्टि है भारत के लिए, जो कि अपने ओशंस को सिक्योर करने के लिए काम लगेगी। दूसरा बिंदु कहता है सागर स्टैंड्स फॉर। देखिए सागर जो है वो एक्रोनिम है। सागर स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, ऐसे सागर बनता है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी कि सुरक्षा भी सबके लिए, वृद्धि भी सबके लिए। जो इस क्षेत्र में बसे हैं, जो इंडियन ओशन के क्षेत्र में बसे हैं, उन सब के लिए वृद्धि व उन सब के लिए सुरक्षा दी जानी चाहिए, उनको मिलनी चाहिए। ऐसे बड़े हेतु के साथ इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव या योजना की शुरुआत हुई थी। देन आफ्टर थ्रू सागर इंडिया seeks to deepen economic and security cooperation with its maritime neighbors. Yes, सागर के तहत भारत क्या करना चाहता है? भारत की एक ही इच्छा है कि वो अपने मेरीटाइम नेबर्स के साथ, जो समुद्री पड़ोसी है भारत के, उनके साथ वो सबसे प्रथम तो इकोनॉमिक टाइज बनाना चाहता है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एज वेल एज सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी बनाना चाहता है, यानी कि सुरक्षा सहयोग प्लस आर्थिक सहयोग। तो ये भारत के सागर का विजन है जो हमें याद रहना चाहिए। देन आफ्टर इंडिया वुड कोऑपरेट ऑन द exchange of information, coastal surveillance, building of infrastructure and strengthening their capabilities. Yes, so these are the objectives which are to be fulfilled, या इंडिया जो है वो अपने आप में फुलफिल करेगा सागर के तहत। जो देश इस सागर पॉलिसी में जुड़ेंगे उनके साथ इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज की जाएगी। जो सर्विलियंस इंफॉर्मेशन होती है, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन होती है उनकी, कोस्टल सर्विलियंस में दोनों देश या जो सभ्य देश है वो सहयोग से काम करेंगे। बिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में, चाहे श्रीलंका आज सागर का भाग बने तो श्रीलंका में अलग अलग तरह के बंदरगाह बनाए जाएंगे, या अन्य कोई ऐसे जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो मैंडेटरी है, साथ ही में सिक्योरिटी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको यहाँ बनाया जाएगा। साथ ही में स्ट्रेंथनिंग देयर कैपेबिलिटीज़, यानी कि जो मेंबर्स है उनकी जो क्षमता है उसमें भी बढ़ोतरी की जाएगी। मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए उनको अच्छी तालीम दी जाएगी, उनको अच्छा शिक्षण दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो भारत कटिबद्ध है सागर देशों के साथ। प्लस यहाँ अगर प्रिंसिपल्स की बात करें सागर के, तो वैसे तो ऐसी जो योजनाएं होती हैं उनके प्रिंसिपल्स बहुत ही पहले से क्लासिफाइड किए जाते हैं, मगर यहाँ सागर में इनका क्लासिफिकेशन अधिकृत रूप से बाहर नहीं आया, यानी कि सरकारी दृष्टि से इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। हम लोग हमारी दृष्टि से
जो है एक विश्लेषण करके 5 बिंदु को इसका आधार बना सकते हैं, इसका स्तंभ बता सकते हैं। देखेंगे वन बाय वन। सबसे प्रथम है बैरियर फ्री इंटरनेशनल ट्रेड। यस, कह सकते हैं क्योंकि सागर अपने आप में बैरियर फ्री इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में सोचता है, बैरियर फ्री इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में कल्पना करता है कि कोई बाधा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही अपने आप में पूरे विश्व को समृद्ध रख रहा है। तो ये प्रथम बिंदु। दूसरा बिंदु, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ मैरीटाइम डिस्प्यूट्स एज पर इंटरनेशनल लॉ। यस, जो आज संघर्ष हो रहा है अलग अलग राष्ट्रों के बीच में, अलग अलग प्रदेशों के या एक ही प्रदेशों के 2 राष्ट्रों के बीच में, तो वो अपने आप में शांतिपूर्ण रूप से समाधान करना चाहिए। साथ ही में उसमें जो इंटरनेशनल लॉज बने हैं उसके तहत ही यह समाधान लाने का प्रयास करना चाहिए। ये इसका दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु है जॉइंट एक्शन, जिसका जिक्र मैंने किया। जॉइंट एक्शन टू कॉम्बैट नॉन स्टेट फैक्टर्स एज वेल एज नेचुरल फैक्टर्स। तो ये दोनों के सामने लड़ने के लिए एक संयुक्त रूप से एक मिला हुआ प्रयास होना चाहिए अलग अलग राष्ट्रों के द्वारा, अलग अलग देशों के द्वारा। ये रहा तीसरा बिंदु। चौथा बिंदु कहता है प्रिजर्विंग मैरीटाइम एनवायरनमेंट एंड मैरीटाइम रिसोर्सेस। यस, मैरीटाइम एनवायरनमेंट जो हमें मिला है, मैरीटाइम रिसोर्सेज जो मिले हैं, वो बहुत ही रेयर है और बहुत ही वैल्यूएबल है, तो उनका ख्याल हमें यहाँ रखना चाहिए। आमतौर पे ख्याल अभी नहीं रखा जा रहा है और इसीलिए क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसे आज प्रश्न हमारे सामने है, तो ये भी एक बात देखनी है। और पांचवा आखिरी बिंदु कहता है एनकरेजिंग कनेक्टिविटी। यस, द कनेक्टिविटी शुड बी बूस्टेड अमंग द रीजन, अमंग द रीजनल नेबर्स, ताकि जो है आपातकालीन समय में त्वरित ही कदम उठाया जाए या अन्य कोई भविष्य के लिए कोई नीति निर्माण करना हो तो भी तो किया जा सके। तो यह 5 बिंदु है जिसके तहत सागर इनिशिएटिव चल रहा है। ये क्लासिफिकेशंस को हम लोग सागर विजन के स्तंभ भी कह सकते हैं, सागर विजन के सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो अगर मेंस के जो परीक्षा में आपको प्रश्न पूछा जाए कि राइट अबाउट सागर विजन एंड इट्स प्रिंसिपल्स, तो आप इसमें यह 5 प्रिंसिपल्स को थोड़ा सा एलोबरेट करके समझा सकते हैं। आपका जो उत्तर है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि आज हमें यहाँ देखनी थी। साथ ही में जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से तो महत्वपूर्ण है ही है, मगर मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो एक मॉडल क्वेश्चन हमारे सामने है जो कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सागर विजन व उसके 5 स्तंभों के बारे में चर्चा कीजिए। अगर इंग्लिश में मैं पढ़ूँ तो डिस्कस अबाउट विजन सागर एंड इट्स पिलर्स इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप मुख्य परीक्षा का प्रश्न जो है वो एकदम तैयार जो है ले सकते हैं और एक मुख्य परीक्षा के मॉडल प्रश्न के लेखन की जो है प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो यह बात थी आज के प्रथम बिंदु की। आज के उपाख्यान का अगर दूसरा बिंदु देखें तो वो कहता है आईपीसीसी रिपोर्ट, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर या ऑन क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन है उसके ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी पैनल बनाई गई है। ठीक है, उनके बारे में यहाँ देखेंगे। यह पैनल का पहला रिपोर्ट आया, अपने असेसमेंट रिपोर्ट 6th के द्वारा पहला रिपोर्ट यह जनरेट किया गया है। तो ये भी एक बात गौर करनी है। 4 बिंदु के तहत यह पूरा मुद्दा देखना है। सबसे प्रथम चर्चा में क्यों है, स्वाभाविक रूप से देखेंगे। फिर उसके बाद अबाउट आईपीसीसी रिपोर्ट एंड इट्स हाइलाइट्स देखेंगे, यानी कि जो झांकिया है। इंडियन आईपीसीसी रिपोर्ट, इंडिया को लेकर आईपीसीसी रिपोर्ट में क्या कहा गया है, जो चुनौतियां हैं वो कौन सी चुनौतियां हैं, जो वार्निंग्स है, जो चिंताएं हैं वो कौन सी चिंताएं हैं, इत्यादि चीज़ें हैं। और साथ ही में आखिरी में हम लोग अबाउट आईपीसीसी देखेंगे। ये भी एक अपने आप में स्टैटिक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कवर की बात करें तो यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज असेसमेंट रिपोर्ट 6th, ठीक है, आज दिन तक कुल 5 असेसमेंट रिपोर्ट सार्वजनिक किए गए हैं, घोषित किए गए हैं। ये 6ठा है और 6ठे में ये इसका पहला भाग है जो कि आज हमारे पास आया है, जिसमें भारत को लेकर, पूरे उपमहाद्वीप को लेकर यहाँ चिंताएं व्यक्त की गई है। इसीलिए हम आज यह मुद्दे को लेकर आए हैं। देखेंगे वन बाय वन। सबसे प्रथम वाई न्यूज़, इंक्रीजिंग हीट वेव्स, ड्राउट्स, स्टॉर्म्स, यानी कि जो गर्म की लहर है प्लस जो स्टॉर्म्स है यानी कि चक्रवात कह सकते हैं, साथ ही में ड्राउट्स यानी कि अकाल। तो ऐसी घटनाएं भारत के लिए, वो भारत के पूरे उपमहाद्वीप के लिए आने वाले दशकों में बहुत ही सामान्य है। आने वाला दशक जो है उसमें भारत व उसका पूरा जो सबकॉन्टिनेंटल एरिया है वहाँ ऐसी क्लाइमेट एक्सट्रीमिटीज़ का जो अनुभव है वो अपने आप में सामान्य है, ऐसा यहाँ इस रिपोर्ट में कहा गया है। दिस इज व्हाट इन स्टोर फॉर इंडिया एंड इट्स सबकॉन्टिनेंट ओवर कमिंग डिकेड्स इन रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय आईपीसीसी ऑन मंडे 9th August
2021, यानी कि बीते कल ही इसकी घोषणा जो है वो की गई थी और इसमें भारत के लिए भी काफ़ी सारी चिंताएं व्यक्त की गई है, पूरे मानवता के लिए भी काफ़ी सारी चिंताएं व्यक्त की गई है, देखेंगे। दूसरा बिंदु कहता है वाई न्यूज़ का, रिपोर्ट इज कंसिडर्ड टू बी ए ग्रिम रिमाइंडर, यानी कि एक गंभीर चेतावनी है, एक वार्निंग वाली चेतावनी है ऑफ ए थ्रेट पोस्ड बाय क्लाइमेट चेंज। यस, जो जलवायु परिवर्तन के द्वारा जो आज एक संकट खड़ा हुआ है हमारे सामने, वो बहुत ही भयानक है, बहुत ही गंभीर है। तो इसके ऊपर अगर हमने कार्य नहीं किया तो वे आगे चलकर एक विनाशक प्रक्रिया बन जाएगी और जहां मानव व अन्य प्रजातियों के लिए जीवन जीना बहुत ही असामान्य हो जाएगा, लगभग अशक्य हो जाएगा। तो देखेंगे, ये बात रही वाइन न्यूज़ की। दूसरे बिंदु में देखें तो हमें अबाउट आईपीसीसी रिपोर्ट देखना है, इट्स हाइलाइट्स देखनी है, एक के बाद एक बिंदु देखेंगे। सबसे प्रथम बात करें तो रिपोर्ट का नाम, नोमेनक्लेचर, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी आपको ऐसा सवाल पूछा है। रिपोर्ट नेम्ड क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। यस, ये इसका नाम है जो कि महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि यह जो रिपोर्ट है वो फर्स्ट पार्ट है आईपीसीसी के 6th असेसमेंट का, यानी कि AR6 का प्रथम भाग है, जिसमें इवैल्यूएशन किया जाता है। देखिए, यह जो असेसमेंट रिपोर्ट होते हैं जो कि आईपीसीसी के द्वारा अलग अलग समय के अंतर पर घोषित किए जाते हैं, इसमें दरअसल इवैल्यूएशन होता है, यानी कि मूल्यांकन होता है। किसका? तो अर्थ्स क्लाइमेट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन प्लेनेट का, यानी कि आज भारत का जलवायु क्या है, भारत का क्लाइमेट क्या है और इसका इम्पैक्ट किया है पूरे वर्ल्ड के ऊपर, पूरे पृथ्वी के ऊपर। तो ये बात यहाँ इस असेसमेंट रिपोर्ट में हमें सार्वजनिक की जाती है, हमें बताई जाती है। रिपोर्ट रेज्ड अ क्रूशियल रेड फ्लैग। यस, एक बहुत ही गंभीर चेतावनी यहाँ जताई है रिपोर्ट में, ऐसा कहा गया है। ग्लोबल टेम्परेचर्स हैव ऑलरेडी राइजन अबाउट 1.1 डिग्री सेल्सियस। यस, ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो आज विश्व का तापमान बढ़ गया है, एवरेज विश्व का तापमान या औसत कह लीजिए, प्री इंडस्ट्रियल लेवल के तुलना में। प्री इंडस्ट्रियल लेवल यानी कि 18th सेंचुरी कह सकते हैं आप लूजली। Once that 1.5 degree Celsius warming likely to reach by the end of 2040. Yes, कहा गया है कि यहाँ जो आज 1.1 डिग्री तो ऑलरेडी गर्म हो गया है हमारा जो ग्रह है वो, मगर आने वाले दशक में यानी कि 2040 के पहले यह तापमान बढ़ के 1.5 डिग्री से अधिक बन जाएगा इन कंपेरिजन टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल, यानी कि जो औद्योगिक जो क्रांति यहाँ हुई उसके पहले जो लेवल था उस लेवल से तकरीबन 1.5 डिग्री सेल्सियस आज ज़्यादा है तापमान। तो बहुत ही गंभीर है और यहाँ कहा गया है कि साइंटिस्ट तो कहते हैं, जहाँ ये मुद्दा आगे आएगा, कि अगर 2 डिग्री से अधिक बन गया प्री इंडस्ट्रियल लेवल से हमारा टेम्परेचर, तो इट विल बी कैटास्ट्रॉफिक, यानी कि वो विनाशक होगा और मानव के लिए, मानव के साथ अन्य प्रजातियों के लिए यहाँ जीवन जो है वो अशक्य बन जाएगा। तो ये हमें रोकना होगा। अगर हमने नहीं रोके तो ऐसा इरिवर्सिबल चेंज आएंगे जो हमारा जीवन जो है वो अपने आप में मुश्किल में रख देंगे। तो देखेंगे यहाँ आगे। देखिए, उसके बाद ही ये मुद्दा है, कहता है कि साइंटिस्ट से दैट टेम्परेचर राइज बियॉन्ड 2 डिग्री सेल्सियस वुड रिजल्ट इन कैटास्ट्रॉफिक एंड इरिवर्सिबल चेंज। कैटास्ट्रॉफिक एंड इरिवर्सिबल चेंज यानी कि विनाशक और पुनः परिवर्तित न होने वाला फेरफार। देन आफ्टर कोस्टल एरियाज विल सी राइज थ्रू आउट 21st सेंचुरी। यस, यानी कि यह सदी तो गई हमारे हाथ से और पूरी सदी के दौरान जो कोस्टल एरियाज है वहाँ जो पानी का स्तर है, समुद्र स्तर है, वो बढ़ने वाला है, उसमें भी कोई शंका नहीं, ऐसा यहाँ रिपोर्ट में क्लेम किया गया है। देन आफ्टर रिपोर्ट कन्फर्म्स क्लाइमेट चेंज इज अ फैक्ट। यस, जलवायु परिवर्तन है वो एक वास्तविकता है। वार्मिंग यानी कि जो उष्मीकरण है, भूमंडलीय की उष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग इज ऑल्सो फैक्ट, एंड फॉर दिस बोथ एंटायर फैक्ट ओनली द स्पीस विच इज ह्यूमन इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, यानी कि मात्र और मात्र मानव ही इस आज की परिस्थिति के लिए जिम्मेदार है, ऐसा यहाँ रिपोर्ट में क्लेम किया गया है। देन आफ्टर फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट सेज दैट द प्रेजेंस ऑफ aerosol and particulate matter due to human activities have affected the rainfall. Yes, rainfall pattern भी हम देख रहे हैं कि इनमें फेरफार आ रहे हैं।
आज से 50-100 साल पहले जहाँ बारिश नहीं पड़ती थी, जहाँ बारिश नहीं गिरती थी, वहाँ बारिश पड़ने लगी है। जहाँ बारिश पड़ती थी वहाँ आज सूखा होने लगा है, अकाल पड़ने लगा है। ठीक है, तो ये अपने आप में रेनफॉल की पैटर्न चेंज हुई है। और कहा गया है इस रिपोर्ट में कि रेनफॉल की पैटर्न इसलिए चेंज हुई है क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज से या इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जो हवा में जो मात्रा होनी चाहिए, चाहे वो एरोसल हो चाहे वो पार्टिकुलेट मैटर हो, उनकी मात्रा में एक तेजी देखने को मिली है, एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। और यही बढ़ोतरी ने रेनफॉल को अफेक्ट किया है, रेनफॉल की जो पूरी वाटर साइकिल है उसे अफेक्ट किया है। तो अगर मानव ने अपनी आर्थिक गतिविधियां कम कर दी या अपनी जो एमिशंस की जो गतिविधियां हैं वो कट कर दी, तो आने वाले समय में रेनफॉल पैटर्न जो है वो फिर से रिस्टोर हो सकती है। मगर अगर एक लेवल तक ही हमने कम की, तो एक लेवल से अगर हम आगे चले गए फिर बाद में हमने चेंज करना शुरू किया, फिर बाद में हमने सुधरना शुरू किया, देन इट विल बी अ रिवर्सेबल चेंज। फिर हमारे फेरफार से कुछ बदलेगा नहीं। तो यहाँ समझने की बात यह है कि हमें थोड़ा जो है पहले जगना चाहिए और इस पर्टिकुलर मुद्दे को सीरियस लेकर इस मुद्दे को खत्म करने के लिए, यहाँ से जो संकट उत्पन्न होता है उनको खत्म करने के लिए कदम उठाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात रही आईपीसीसी, उसका रिपोर्ट व उसके हाईलाइट की। अब आईपीसीसी के बारे में देखना है कि ये दरअसल है क्या। तो सबसे प्रथम तो इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल पैनल, यानी कि अंतर सरकारी है। अलग अलग राष्ट्रों के द्वारा जो है उनके जो मंत्रालय होते हैं, चाहे वो फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के हो, चाहे वो एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के हो, उन मिनिस्टर्स के तहत इनका संकलन होता है। अलग अलग देशों के जो क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर्स है वे साथ में मिलते हैं और यहाँ अपनी नीतियाँ बनाते हैं, नीतियों का निर्माण करते हैं। देन आफ्टर इट इज़ एन इंटरनेशनल बॉडी फॉर असेसिंग द साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। यस, क्लाइमेट चेंज को लेकर जो विज्ञान है उसे देखने के लिए, उसका स्टडी करने के लिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बनाई गई थी। इट इज सेटअप इन द ईयर 1988। यस, 1988 में इसका जो है एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। ये महत्वपूर्ण बात है प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही में ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसके स्थापनकर्ता कौन थे। दो स्थापनकर्ता थे। सबसे प्रथम वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO, एंड दूसरा UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। इन दोनों ने साथ में मिलकर संयुक्त रूप से आईपीसीसी पैनल की स्थापना या इनकी रचना की गई थी। देन आफ्टर इट्स एम, it aims to provide policy makers with regular assessment of the scientific basis of climate change, its impact, future risk, adaptation, mitigation. Yes, इसका मूलभूत उद्देश्य यही है कि विश्व भर के जो नीति निर्माणकार है उनको अच्छा डेटा देना, रेगुलर डेटा देना, पूरी क्लाइमेट चेंज को एसेस करके उनका साइंटिफिक बेस बनाकर डेटा प्रदान करना, जो जो नीति निर्माणकार है अलग अलग देशों के पूरे विश्व में उनको, प्लस यहाँ स्ट्रेटेजी फॉर एडेप्शन, स्ट्रेटेजी फॉर मिटिगेशन भी प्रदान करना। यानी कि एडेप्शन यानी कि किसी भी चीज़ के साथ अनुकूलता, वो मिटिगेशन यानी कि किसी भी चीज़ को मिटाना। तो यह सारी चीज़ें जो है वो अपने आप में आईपीसी के द्वारा पूरे विश्व के नीति निर्माणकारों को प्रदान की जाती है। देन आफ्टर आईपीसीसी असेसमेंट्स प्रोवाइड अ साइंटिफिक बेसिस फॉर गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स। यस, क्योंकि अपने आप में इनके द्वारा जो असेसमेंट करने की प्रक्रिया है वही साइंटिफिक बेस वाली है, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक्यूरेट इनके द्वारा असेसमेंट किया जाता है। इनके द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो भी रिलायबल होता है, एक्यूरेट होता है। तो यहाँ विश्व के सारे राष्ट्रों को और सारे राष्ट्रों के अलग अलग स्तरों को यहाँ आईपीसीसी का रिपोर्ट अपने नीति के निर्माण के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो ये अपने आप में आईपीसीसी के लिए बहुत ही बड़ी बात है। ये पूरी बात रही आईपीसीसी की। अब इंडियन आईपीसीसी रिपोर्ट देखें कि इंडिया और आईपीसीसी रिपोर्ट का जो पूरा नेक्सस है वो क्या रहा। तो यहाँ कुछ बिंदु में हमें यह देखना है। शुरू करेंगे सबसे प्रथम से इंक्रीज इन हीट वेव्स। यस, इंडिया एंड द सबकॉन्टिनेंट, यहाँ कोई एक देश की बात नहीं मगर पूरे प्रदेश की बात है। ना केवल मात्र भारत मगर भारत व पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बसे जो देश है उनके ऊपर आने वाले समय में, आने वाले दशकों में हीट वेव का खतरा बढ़ने वाला है। दे विल एक्सपीरियंस जो है ग्रोइंग नंबर ऑफ हीट वेव्स ईयर बाय ईयर। देन आफ्टर दे विल ऑल्सो एक्सपीरियंस इंटेंसिफाइंग ऑफ वाटर साइकिल, यानी कि रेनफॉल पैटर्न में यहाँ से फेरफार होगा वाटर साइकिल में। इंटेंसिव, जहाँ बारिश नहीं गिरेगी वहाँ एक भी बूंद नहीं गिरेगी, जहाँ गिरेगी वहाँ जो है एक प्रकार से ओवर रेनिंग होगी। ठीक है, तो ये भी एक अपने आप में इंटेंसिफाइंग है। प्लस उसके बाद देखें तो एंड इन इंडियन ओशन सी टेम्परेचर इज हिटिंग एट हायर रेट देन अदर एरियाज। ठीक है, अगर दूसरे विश्व के समुद्रों को देखें और
वहाँ जो हीटिंग हो रहा है, जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, उसकी तुलना में इंडियन ओशन का टेम्परेचर अधिक मात्रा में राइज हो रहा है, यानी कि तेजी से गर्म हो रहा है। तो ये अपने आप में भारत के लिए, पूरे प्रदेश के लिए हानिकारक है। साथ ही में साउथ वेस्ट मानसून डिक्लाइंड ओवर ईयर्स डिकेड्स ड्यू टू इंक्रीज इन एरोसोल्स। ये साउथ वेस्ट मानसून, देखिए जो भारत जिस मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है, अधिकांश जिस मौसम के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि इन मेजोरिटी, वो है साउथ वेस्ट मानसून। अब यही मानसून अगर डिस्टर्ब होगा तो आप समझ सकते हैं भारत की क्या हालत होगी। भारत की आबादी बहुत ही विशाल है, भारत की पानी की ज़रूरियात बहुत ही विशाल है, ठीक है। भारत कृषि प्रधान देश है, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो साउथ वेस्ट मानसून है वो क्रिटिकल है भारत के लिए, और क्लाइमेट चेंज जो है वो इसको अफेक्ट कर रहा है पिछले कई दशकों से। तो इसीलिए यहाँ आज जो है कुछ चेंज इन रेनफॉल, कुछ चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल हमें देखने को मिलती है। और यहाँ रिपोर्ट में कहा गया है कि वो कारण है प्रेजेंस ऑफ एरोसोल का। अगर एरोसोल एक बार कम हो गए वातावरण में तो रेनफॉल को डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा, रेनफॉल की साइकिल को, और नॉर्मली रेनफॉल जो है वो हो सकता है। मगर फॉर दिस वी नीड टू टेक सम स्टेप्स, वी नीड टू सेट आवर नेट कट एमिशंस या जीरो एमिशंस स्ट्रेटेजी, जीरो एमिशंस गोल, ठीक है, जो भारत में फिलहाल नहीं है। देखेंगे आगे। इसके बाद इंडियन ओशन इज राइजिंग एट 3.7 mm एन्युअली। ये भी एक बहुत ही तेजी का दर है, ठीक है, बहुत ही तेजी का दर है। और जो छोटे छोटे द्वीप राष्ट्र है वो तो आने वाले 20, 25, 30 सालों में गुम हो जाएंगे, डूब जाएंगे, दे विल बी सबमर्ज्ड। उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मालदीव, ठीक है, जो कि आज जूझ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। मगर ऐसे छोटे छोटे देशों के जो प्रश्न है वो यहाँ बड़े बड़े देशों के द्वारा नहीं सुने जाते। बड़े देशों के द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन किए जाते हैं, बड़े पैमाने पर प्रदूषण किया जाता है, जिनका भुगतान ऐसा छोटे द्वीप राष्ट्रों को चुकाना पड़ता है, और दुनिया जो है पूरी वो मूक प्रेक्षक है। तो यहाँ से ये एक गंभीर मुद्दा और हमें जानने को मिला। उसके बाद देखें तो इंडिया वन ऑफ द मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्री, यस, क्लेम किया गया है इस रिपोर्ट में कि भारत जो है वो मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज की श्रेणी में है, ठीक है। जैसे मालदीव जैसे छोटे देश है, वैसे ही भारत भी बहुत ही आने वाले समय में इससे भारत को बहुत ही हानि होने वाली है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, जिसके ऊपर भारत को गौर करना चाहिए। भारत को करना क्या चाहिए, यहाँ से भारत को एक नेट जीरो एमिशन का अपना उद्देश्य स्थापित करना चाहिए और उसे परिपूर्ण करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, प्रयत्न करने चाहिए। इंडिया इज द थर्ड बिगेस्ट एमिटर, यस। अगर ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें, कार्बन एमिशंस की बात करें, तो वी आर थर्ड बिगेस्ट। सबसे प्रथम चीन है, दूसरा यूएस है, तीसरा भारत है। तो यहाँ से भारत को सीख लेके जो जीरो नेट एमिशंस है उनको जीरो करने के लिए एक उद्देश्य सेट करना चाहिए। इवन चाइना हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू कट देयर एमिशंस, ठीक है। तो यहाँ भारत को ये एक सीख यहाँ से लेनी चाहिए। ये एक भारत के लिए आईपीसीसी रिपोर्ट अपने आप में एक संदेश है भारत के लिए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि आज हमें इस दो बिंदु के तहत पढ़नी थी, जिसको हमने समझने का और अध्ययन करने का प्रयास किया। यहाँ से इस बिंदु को समर्पित एक प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न जो है वो यहाँ एक हमने तैयार किया है, मॉडल प्रश्न है, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है। निम्नलिखित कथनों के ऊपर आपको विचार करना है। देयर आर 3 स्टेटमेंट्स गिवन। वन इज आईपीसीसी एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका कार्यक्षेत्र प्रशांत क्षेत्र तक सीमित है। दूसरा, आईपीसीसी की स्थापना वर्ष 1988 में करी गई थी। तीसरा, यूएनईपी के द्वारा आईपीसीसी की स्थापना करी गई थी। आपको इन कथनों को पढ़कर इनके ऊपर विचार करके इनमें से सत्य कथनों को चुनना है। ऑप्शन आपके सामने है, मात्र 1, ऑप्शन 2 कहता है मात्र 2, ऑप्शन सी कहता है मात्र 2 और 3 सत्य है, एंड ऑप्शन डी कहता है मात्र 3 सत्य है। आपको इसका सही जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट अप करना है। हमारी तरफ से इसका सही जवाब इस सेशन के प्रीमियर होने के कुछ घंटों के बाद आपके सामने रखा जाएगा। तो यहाँ से आप 2 महत्वपूर्ण मुद्दे देख सकते हैं, जो कि परीक्षा लक्ष्य भी है, समसामयिक भी है, और सामान्य समझ को भी बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। तो यही चीज़ें थी जो आज यहाँ आपके सामने मैं लेकर आया। साथ ही में हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले संपादकीय लेखों के साथ, यानी ऐसे महत्वपूर्ण मीडिया रिपोर्ट के साथ, ऐसे ही गहन अभ्यास व विश्लेषण के साथ। साथ ही ग्रोथमाउंट यूपीएससी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल पहुँचे, इस तरह आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महत्वाकांक्षी अभ्यर्थियों को हमारा जो यह रिसर्च मटेरियल है, रिसर्च जो प्रेजेंटेशन है,
वो उन तक पहुँचे, उनको भी परीक्षा में उपयोगी बने। तो यही सारी चीज़ें थी। मिलेंगे अगले दिन अगले संपादकीय लेख के साथ, विश्लेषण व उसके अभ्यास के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। जय हिंद।